लाइए। चलिए, प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू स्पीड ऑफ द वेव। A string of mass 2.50 kilogram is under tension of 200 Newton. First up, the length of the stressed string is 20.0 meter. First stop. If the transverse jerk is struck at one end of the string, how long does at one end how long does the disturbance take to reach the other end? सिचुएशन कुछ ऐसी है कि अगर मैं इसको एक रिजिड सपोर्ट मान के चलूँ और उसमें एक धागा है और इस स्ट्रिंग इज ऑफ मास 2.50 किलोग्राम, तो स्ट्रिंग का जो मास आपको दिया गया है वो दिया गया है 2.50 किलोग्राम, यानी कि 2.5 किलोग्राम, और उसको अंडर टेंशन है 200 न्यूटन का। टेंशन की वैल्यू है 200 न्यूटन। द लेंथ ऑफ द स्ट्रेच स्ट्रिंग इज 20 मीटर। द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज 20 मीटर्स। और ट्रांसवर्स जर्क आपने इस तरह से दिया है, मतलब उसमें लूप जनरेट हुआ है और वो लूप ट्रैवल करते हुए जाएगा थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। कितना टाइम लेगा वो पूछ रहा है। देखो, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू, आप जानते हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। वेलोसिटी नहीं, स्पीड इज इक्वल्स डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब वेव यहाँ से जनरेट होगी और रिजिड सपोर्ट तक ट्रैवल करेगी पूरा, है ना? तो वो डिस्टेंस कितना कवर करेगी? वो अप टू द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग के बराबर। अब स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव अपने को निकालना पड़ेगा, है कि नहीं? अब चलो ठीक है, देखो कैसे निकालेंगे। एल की वैल्यू तो पहले वी पर फोकस करते हैं। वी इज इक्वल्स टू क्या होगा? अंडर रूट ऑफ टी बाय म्यू। म्यू म्हणजे काय? मास पर यूनिट लेंथ, यानी टी इंटू एल अपॉन एम। तो अब देखो वी इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ टी कितना है अपना? 200 मल्टीप्लाई बाय एल कितना है आपका बेटा? 2, और आपका मास कितना दिया हुआ? 2.5 किलोग्राम। ठीक है, अब देखो, करो अब सॉल्व, कितना आएगा, करो ट्राई।
चलिए करिए फटाफट। अब मैं इसको लिख सकता हूँ, therefore v is equals to अंडर रूट ऑफ देखो 2.5 डिवाइड 200 डिवाइडेड बाय 2.5 कितना होता है वो 4√10 पूरा ये कैलकुलेशन 4√10 देखूंगा एक बार मैं 400 डिवाइडेड बाय 2.5 यानी कि 4000 डिवाइडेड बाय 25 कह सकते हैं, या फिर एक काम कर सकते हैं इसको 400 को ऐसा लिख सकते 40 मल्टीप्लाई बाय 10 अपॉन 2.5 4 ज़ा 160 16 मल्टीप्लाई बाय 10 4 बाहर 4√10 मीटर पर सेकेंड। अब ये वेलोसिटी आ गया, अपने को क्या निकालना है टाइम, तो टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस जो कि क्या है 2 अपॉन अंडर रूट ऑफ 10। ओके, अब 2 अपॉन अंडर रूट ऑफ 10, अब 2 की वैल्यू अंडर रूट ऑफ 10 कितना होता है 3 पॉइंट समथिंग होगा, 0.33 समथिंग आता कुछ कैलकुलेशन। खैर ठीक है, इसको यहीं ले जाके छोड़ दो, उसको यहीं ला के छोड़ उसको 2 अपॉन अंडर रूट ऑफ 10 सेकेंड्स। मास पर यूनिट लेंथ बराबर है क्या, डाला हुआ अपना मास बराबर 2.5 किलोग्राम, लेंथ 20 मीटर्स, हाँ 20 मीटर्स है ना वो 20, फिर ये 100 हो जाएगा, तो फिर ये 10 हो जाएगा, चालीस हो रहा ना फिर ये हो जाएगा 40 मीटर पर सेकेंड। फिर टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी यानी कि एल अपॉन 20 अपॉन 40 यानी कि 0.5 सेकेंड्स, 0.5 सेकेंड्स। दिस विल बी द आंसर। .5 seconds. Next, a steel wire has a length of 12.0 meter and a mass of 2.10 kilogram. Full stop. What should be the tension in the wire so that speed of transverse wave on the wire equals speed of sound in dry air at 20 degrees Celsius equals to 343 meter per second. मतलब स्पीड ऑफ ट्रांसफर वेव 343 मीटर पर सेकेंड के बराबर हो जाना चाहिए। सॉल्यूशन, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग 12.0, मास ऑफ द स्ट्रिंग 2.10 किलोग्राम, टेंशन इन द वायर आपसे पूछा है, स्पीड ऑफ वेव जो है स्पीड ऑफ साउंड के बराबर है यानी 343 मीटर पर सेकेंड के बराबर है। बंद कर दो। अब जैसे कि अपन जानते हैं v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ टी बाय म्यू,
therefore v square is equals to t by mu, or capital T is equals to mu into v का स्क्वायर. देखो कैपिटल T इक्वल्स टू म्यू जो कि क्या है मास पर यूनिट लेंथ है इंटू वी का स्क्वायर. कैपिटल T इक्वल्स टू 2.1 अपॉन L 12 वेलोसिटी का स्क्वायर यानी 343 का स्क्वायर. देखो ये कैलकुलेशन कितना आ रहा. A tuning fork of frequency 440 Hertz is attached to a long string of linear mass density 0.01 kilogram per meter, kept under tension of 49 Newton. The fork produces transverse wave of amplitude 0.5 mm on the string. Full stop. Find the wave speed and wavelength of the waves. Second, find maximum speed and acceleration of particle of the string. आया क्या वो कैलकुलेशन? It should be somewhere around 2.04 into 10 raised to power, sorry, 2.06 into 10 raised to power 4 Newton. Somewhere around this value. तो देखो बेटा इधर क्या दिया हुआ है. अ ट्यूनिंग फॉर्क ऑफ फ्रीक्वेंसी 440 हर्ट्ज. एक ट्यूनिंग फॉर्क है जिसकी फ्रीक्वेंसी आपको दी गई है 440 हर्ट्ज. इज अटैच्ड अ लॉन्ग स्ट्रिंग ऑफ मास डेंसिटी 0.01 किलोग्राम पर मीटर. उसे जोड़ा गया है एक लंबे स्ट्रिंग के साथ जिसका लीनियर मास डेंसिटी है 0.01 किलोग्राम पर मीटर, अंडर अ टेंशन ऑफ 9 न्यूटन, और जिसका टेंशन कितना दिया गया है 9 न्यूटन. द फोर्क प्रोड्यूसेस ट्रांसवर्स वेव ऑफ एम्पलीट्यूड 0.5 mm. उस
इसने ट्रांसवर्स वेव जनरेट किया जिसका एम्पलीट्यूड कितना है 0.5 mm, 0.5 इंटू 10⁻³ मीटर ऑन द स्ट्रिंग। आपसे कहा है फाइंड द वेव स्पीड एंड वेवलेंथ ऑफ द वेव। याद रखें वेव की स्पीड निकालना है और फिर उसके बाद वेवलेंथ ऑफ द वेव निकालना है, ठीक है। साथ ही साथ आपको क्या निकालना है, फाइंड द मैक्सिमम स्पीड और एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल, है ना, ऑफ द स्ट्रिंग। देखो मैक्सिमम स्पीड किसका निकालना है, पार्टिकल का। एक्सेलरेशन भी किसका निकालना है, पार्टिकल का, है कि नहीं। पार्टिकल क्या परफॉर्म करता है, ऑसिलेशन, तो वो यहाँ पर ऑसिलेशन वाले फॉर्मूले लगेंगे। वी मैक्स इज इक्वल्स टू ए इंटू ओमेगा, है ना, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, वो लगेगा। एक्सप्रेशन भी मैक्सिमम चाहिए ना, ठीक है। सबसे पहले तो फोकस करेंगे आपके इस चीज़ पर, क्या होता है, वेव स्पीड पर। तो वेव स्पीड तो इजीली निकल जाएगा। वेव स्पीड जो है v इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ t बाय म्यू। टेंशन कितना दिया हुआ है तुमको, 9 अंडर रूट ऑफ 9 अपॉन 0.01, मतलब क्या होता है 10⁻⁻²। 9 है कि 49 है, 49, सॉरी मैंने गलत देख लिया, 49 और उसके बाद 10⁻², तो ये हो जाएगा 7/10⁻⁻1 यानी कि 70 मीटर पर सेकेंड। ये आ गया स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव आपके पास पहला। अब अपने को क्या निकालना है, वेवलेंथ। अब फ्रीक्वेंसी तो किसकी दी गई है आपको, ट्यूनिंग फॉर्क की, है ना। अब ये साला समझ में नहीं आ रहा कि कैसे करेंगे। देखो इधर असल में मामला क्या है, ये सिचुएशन कुछ इस तरह की है कि ये एक रिजिड सपोर्ट है, उसके साथ एक स्ट्रिंग अटैच है। ये मान लो कि ये प्लेटफॉर्म है और उसके साथ एक स्ट्रिंग अटैच्ड है, ठीक है। स्ट्रिंग इसके ऊपर से गया और ये यहाँ से लटक गया, ये लोड अटका हुआ है। आप क्या करते हैं, ट्यूनिंग फॉर्क को उसके साथ अटैच करते हैं, वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉर्क। तो जो फ्रीक्वेंसी से आपका ट्यूनिंग फॉर्क वाइब्रेट करेगा वही फ्रीक्वेंसी से आपका वायर भी वाइब्रेट करता है। तो मतलब जो ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी है वो काय की हो गई, वायर की। अब अपने को वेवलेंथ निकालना है। इफ़ यू रिमेंबर हमारे पास एक फॉर्मूला है v इक्वल्स टू n लैम्बडा, जो कि रिलेशन होता है वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ का, इसी टॉपिक में देखे थे। तो लैम्बडा इक्वल्स टू क्या निकलेगा, v/n। लैम्बडा कितना है, सॉरी v कितना है, 70 मीटर पर सेकेंड, और n कितना है 440। 7/4 7/4 कितना आएगा, कितना होता है 7/4, देखो कैलकुलेट करके बताऊँ तो 7/4 कितना होता। हाँ, फिर उसके बाद अपने को निकालना है साथ ही साथ वी मैक्स भी। तो वी मैक्स इज इक्वल्स टू क्या होता है आपका a इंटू ओमेगा। एम्पलीट्यूड कितना दिया हुआ है आपको, 0.5 इंटू 10⁻⁻3, और ओमेगा के लिए मैं क्या लिख सकता हूँ, 2πn। 2πn की वैल्यू कितनी है, फ्रीक्वेंसी 440, ठीक है। अब ये कैलकुलेशन करने के बाद आपका जो वी मैक्स का वैल्यू आएगा वो आएगा 1.3816 मीटर पर सेकेंड। फिर मैक्सिमम एक्सेलरेशन की बारी करेंगे तो माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, मतलब -4π² n² इंटू एक्स, -4 9.87 440 का स्क्वायर, सॉरी ए आएगा, नॉट मैक्सिमम एक्सेलरेशन पूछ रहे हैं ना अपन। एम्पलीट्यूड जो कि कितना है आपका 0.5 इंटू 10⁻⁻3। अब ये सब कैलकुलेशन करने के बाद इसका जो आंसर आएगा वो रहेगा -3817.6 -3817.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका क्या है लैम्बडा का, कैलकुलेटर देख, 7/44 कितना होता, फरजान देख कैलकुलेटर निकाल, 7 6
7/44 देख कितना आ रहा। कितना? 0.1591 बोल सकते ना मीटर, यानी कि 15.91 सेंटीमीटर ये रहेगा आपका। If the bulk modulus of water is 4000 megapascal, comma, what is the speed of sound in water? स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर क्या रहेगा? व्हाट इज द स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर? अब देखो मीडियम में जब साउंड ट्रैवल करता है उसका वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? अंडर रूट ऑफ b/ρ, है ना। बल्क मॉडुलस की वैल्यू कितनी दिया हुआ है इसने? 4000 मेगा पास्कल। मेगा ऑलरेडी 10⁶ होता है ना, और ये 4000, तो ये 4 अभी इसको 4000 ही दिख देता, मैं एक काम करता 10⁶, और डेंसिटी ऑफ वाटर होता है 10⁻3, यानी 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये गया, ये गया, ये गया, तो वेलोसिटी ऑफ साउंड कितना निकल के आएगा? 2 × 10⁻3 मीटर पर सेकेंड। ये बड़ा आसान से था, नीट में क्वेश्चन आएंगे तो ऐसे आएंगे जो इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं आप। What is the speed of sound wave in oxygen gas at 1 atmospheric pressure and density 40 किलोग्राम पर मीटर क्यूब? देखो गैस में पूछा है उसने स्पीड ऑफ साउंड। इफ़ यू रिमेंबर स्पीड ऑफ साउंड इन गैस, याद होगा कल की बात है, पहले न्यूटन साहब ने अंडर रूट ऑफ p/ρ फॉर्मूला दिया था, मगर आपको याद होगा उससे आंसर गलत आ रहे थे, 15% का एरर आ रहा था उसमें। फिर लैप्लास ने उस फॉर्मूले को सुधारा और उन्होंने बोला कि कंडीशन अपने आइसोथर्मल नहीं एडियाबैटिक होना चाहिए, और उन्होंने बोला भैया अब फॉर्मूला जो रहेगा अंडर रूट ऑफ गैमा p/ρ रहेगा। ठीक है, अब ऑक्सीजन क्या है? बोले वो डायटोमिक होता है मॉलिक्यूल। डायटोमिक मतलब कितना होगा फिर? गैमा 7/5, तो गैमा रहेगा 7/5। ठीक है, प्रेशर और स्टैंडर्ड टेम्परेचर दिया ना शायद से 1 atm, 10⁵ पकड़ लेता उसको, 1.013 रहता, मगर उसको मारो गोली सिर्फ 10⁵, और डेंसिटी कितना दिया हुआ है? 40। चलिए करो अप्रॉक्स निकालो।
I answer. Answer should be 59.15 meter per second. 59.15 meter per second. Next, what is the speed of sound wave in helium gas at 57 degrees Celsius? Capital R equals to 25/3 joule per mole per Kelvin. हीलियम गैस का निकालना है आपको। अब देखो यहाँ टेम्परेचर दिया हुआ भैया, है ना, टेम्परेचर दिया हुआ है भैया। हमने तो कल जितने भी फॉर्मूले देखे उसमें टेम्परेचर तो आता नहीं। अब नहीं है तो क्या करेंगे, बनाएंगे। बोले कैसे? हीलियम गैस का मास नहीं दिया इसने। चलो देखते हैं। अगर ये वाला फॉर्मूला लिया जाए, √ऑफ गैमा पी बाय रो, डेंसिटी क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। √ऑफ गैमा पी मास अपॉन वॉल्यूम, मास ऑफ गैस अपॉन वॉल्यूम ऑफ गैस। वी चला जाएगा ऊपर, √ऑफ गैमा पी वी अपॉन एम, √ऑफ गैमा पी वी अपॉन एम। Therefore V इक्वल्स टू √ऑफ पी वी को मैं क्या लिख सकता हूँ? गैमा म्यू आर टी, है ना। पी वी इक्वल्स टू म्यू आर टी अपॉन एम। अच्छा ठीक है, फिर आगे म्यू को क्या लिख सकते हैं अपन? मास ऑफ गैस अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस अपॉन एम। एम का कैंसिल हो गया, फिर गैमा आर टी अपॉन एम ज़ीरो, ये हो जाएगा स्पीड ऑफ गैस, स्पीड ऑफ साउंड इन गैस जो कहा जाएगा। गैमा की वैल्यू जैसे कौन सा है वो? हीलियम। तो हीलियम का कौन सा है वो? मोनोएटॉमिक, और मोनोएटॉमिक 5/3, ठीक है। और आर की वैल्यू क्या है? 25/3। टेम्परेचर कितना है? 57 डिग्री सेल्सियस। उसको केल्विन में कन्वर्ट करो, बताओ कितना होगा? 57 + 273 केल्विन में कितना हो रहा हो?
सॉरी 330, 333 0 केल्विन आ गया। और क्या बच गया? मॉलिक्यूलर मास ऑफ हीलियम क्या होता है? हीलियम का कितना होता है? मोलार मास कितना होता है? 4 ग्राम। 4 होता ना? हीलियम में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन 4 आए। ठीक है, अब करो कैलकुलेशन। ट्वेंटी 25 बाहर निकलता, 4 बाहर निकलता, 3 3 9, 3 भी बाहर निकल जाता। पहले तो बाहर निकालो, आसान करो। 5, ये 3 हो जाएगा 2, अंदर क्या बच जाएगा? 5 मल्टीप्लाई बाय 330, 6 मल्टीप्लाई बाय 330 मल्टीप्लाई बाय 5, 330 मल्टीप्लाई बाय 5, 200, 1650। तो 1650, अब उसका देखो क्या आएगा स्क्वायर रूट। 40 के आसपास आएगा वो। 40 का स्क्वायर क्या होता? 1600 होगा, तो उसके 40 के आसपास आना चाहिए उसका स्क्वायर रूट। फिर उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ये बाकी सारे नंबरों से। इसका कैलकुलेशन कुल मिला के जो आएगा 1070.4 मीटर पर सेकेंड, 1070.4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ स्पीड ऑफ साउंड के या स्पीड ऑफ वेव के न्यूमेरिकल्स ख़त्म होते हैं।